Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ही पाठशाला। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 2 के, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम IBO 1, IBO 4, IBO 5, IBO 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे ही आते हैं जैसे और आपके पेपर के पैटर्न रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस की है मैंने, वो ये है, सबसे पहले तो आपके पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो फॉर्मेट मैंने देखा है आपके जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसको हम डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, और पेपर्स में क्या होता है कि डिफरेंसेस हो सकता है पूछे भी जाए, हो सकता है ना भी पूछे जाए, लेकिन IBO 2 की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हर बार डिफरेंस पूछा गया है और 4 डिफरेंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई 2 डिफरेंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये श्योर है कि डिफरेंसेस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और आपका जो तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो आपके रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, दैट इज आपकी इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन से। आपका ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए कि सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है और पोजीशनिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ऑब्वियसली यूनिट 1 से। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मिक्स। ये भी आपका क्वेश्चन यूनिट 1 से ही पूछा गया है। ठीक है, और मैंने आपको हर बार बोला है कि जो आपकी ब्लॉक 1 होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उस ब्लॉक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी ही यूनिट्स को उसमें कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सीमेंटिक और डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चन। और ये हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, यूनिट नंबर 18 है हमारी डेटा कलेक्शन। ठीक, नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिसिटी इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 13 से। ठीक है, यूनिट नंबर 13 है आपकी पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, दैट इज आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन। और ये पर्टिकुलर यूनिट की अगर बात करी जाए तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में पूछ ले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, किसी के बारे में भी यहाँ पर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट को कवर करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एंट्री मोड्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे कौन सा एंट्री मोड सुटेबल होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में गैट्स कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, यूनिट नंबर 15 है आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउंटर ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, यूनिट नंबर 9 है हमारी इंटरनेशनल प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिगी बैकिंग। और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, यूनिट नंबर 10 है हमारी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्वेश्चन कई बार
रिपीट भी हुआ है और आपके असाइनमेंट में भी मुझे याद है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताई है लेकिन इधर वीडियोस में मैंने ये चीज़ आपके साथ नहीं डिस्कस की थी। आपने जो भी अपने असाइनमेंट में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे असाइनमेंट में, उनको भी एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वही उठा के पेपर में दे देते हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि मैम मेरे पास असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको ईजिली आराम से आपकी इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन इन प्रोडक्ट प्लानिंग, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, यूनिट नंबर 7 दैट इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। ये यूनिट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सारे टॉपिक्स अपने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, यूनिट नंबर 18 दैट इज आपकी डेटा कलेक्शन। ठीक, अब जितने भी मेथड्स हैं आपके प्राइमरी डेटा के आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी डेटा के मेथड्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं। कई स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है ढूंढने में टॉपिक्स को, क्योंकि वहाँ पर मैंने यूनिट्स को मेंशन नहीं किया है, और उसको मेंशन ना करने की वजह सिर्फ यही थी क्योंकि जो आपका मार्केटिंग सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही है और टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर यूनिट से लेबल कर दूंगी तो एमसीओ वाला ढूंढेगा, वो मुझसे कहेगा कि मैम ये तो यूनिट हमारे में नहीं दिया हुआ है, या फिर इस यूनिट में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। अब आप लोग को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी जितने भी वीडियोज़ हैं मार्केटिंग के जिसमें यूनिट्स नहीं मेंशन है, मैं आज क्या उसे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है हमारी इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस। ठीक, नेक्स्ट है ईपीआरजी ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईपीआरजी ओरिएंटेशन आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेपर में डिफरेंस पूछ ले, शॉर्ट नोट से पूछ ले, या फिर लॉन्ग में पूछ ले। ठीक है, तो लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से इसको प्रिपेयर करिएगा और डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। यूनिट नंबर 15 है आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक, नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशनल टूल्स, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 13 से। यूनिट नंबर 13 हमारी पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें रोल ऑफ एमएनसी इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिनेरियो, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, यूनिट नंबर 16 है हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, ये यूनिट 16 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है और यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं कि मैम हमको ये यूनिट नहीं मिल रही है, वो यूनिट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ 2 ही यूनिट हैं जो मैंने कवर नहीं की है। ठीक है, और मैं बता देती हूँ कौन सी वो यूनिट है। पहली है आपकी यूनिट 3 दैट इज एनालाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और इसको मैंने कवर इसलिए नहीं करा था क्योंकि इसके जो भी टॉपिक्स हैं हम ऑलरेडी IBO 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी को पढ़ना है तो वो IBO 1 की वीडियोस को रेफर कर सकता है। ओके, और दूसरी यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 16 दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये मैंने इसलिए नहीं कवर की थी क्योंकि बहुत ही ईजी है यूनिट, अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको आराम से इसके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हर एक यूनिट मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस की हुई है।
ठीक है, सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है चैनल पर। हाँ, जिसमें यूनिट्स नहीं मेंशन है मैं उसमें आज वो मेंशन भी कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा फॉरेन एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच में, और ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 3 से, दैट इज एनालाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर मोड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी हमने डिफरेंस की बात करी फ्रेंचाइजिंग और जॉइंट वेंचर की, ये मुझे लगता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इधर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से डिफरेंसेस पेपर में पूछे गए हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। ठीक है, एक डिफरेंस आपका पूछा जा सकता है जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस के बीच में। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आपका पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के बीच में। ठीक है, सीएम यहाँ पे मतलब है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तीसरा जो आपका डिफरेंस है वो पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में। ठीक है, और फोर्थ डिफरेंस पूछा गया है आपका लाइसेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बीच में। ओके, तो इन सारे डिफरेंसेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल पर हर एक चीज अवेलेबल है, वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी पीडीएफ यहीं पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर किसी के पास अभी तक बुक नहीं आई है या फिर बुक का कंटेंट समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरी वीडियोस को रेफर कर सकता है, और पीडीएफ में मैंने जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है आप उसको एग्जामिनेशन में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, यूनिट नंबर 12 है हमारी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, और ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, इसका प्रॉपर डिफरेंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन भी करा है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च के बीच में, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, यूनिट नंबर 17 है हमारी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग में, और ये क्वेश्चन हमारा है यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है अब हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बीच में। अब ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 10 से, दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक, नेक्स्ट है टेलीमार्केटिंग और ई बिजनेस के बीच में, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है अब हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के बीच में, और ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से। तो अभी मैंने आपको जितने भी डिफरेंसेस बताए एंट्री मोड के सारे पढ़ लीजिएगा, एक डिफरेंस जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 2 से, और अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा EPRG ओरिएंटेशन है ये अपने में ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस अब हमारा हाई टच पोजीशनिंग एंड हाई टेक पोजीशनिंग के बीच में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, दैट इज आपका इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। और मुझे याद है जब मुझे असाइनमेंट मिला था तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था और एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मार्केटिंग फिलॉसफीज, सारी की सारी पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, दैट इज डेटा कलेक्शन। और मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये भी यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वारंटी एंड गारंटी के बीच में डिफरेंस, ठीक। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। यूनिट नंबर 8 है आपकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट 1 से। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन अपने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, और ये भी आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 18 से, दैट इज डेटा कलेक्शन से, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका डिफरेंस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रखा है, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप में से किसी को नहीं क्लियर हो रहा है इसकी वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। और कौन कौन से हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे मेथड के बीच में डिफरेंस, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कई बार स्पेसिफिकली एक मेथड के लिए पूछ लेता है, ठीक है। हो सकता है स्ट्रैटिफाइड पूछ ले, हो सकता है क्लस्टर पूछ ले, हो सकता है स्नोबॉल पूछ ले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए सारे के सारे जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं सबको पढ़ के जाइएगा। ऑलरेडी मैंने चैनल पर इसकी वीडियो को प्रोवाइड कर रखा है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया है, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे आपके मेथड्स हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट अ नोट टू द कंपनी मैनेजमेंट एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर द कंपनी टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी आपका जो जून के पेपर्स हुए ना, जून 2020 में, यही क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, ठीक है। तो हो सकता है स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ सिचुएशनल वाइज भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो उसको देख के आप पैनिक मत करिएगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन की लास्ट की जो 2 लाइनें होंगी ना, वहीं पर स्पेसिफिकली बता देगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार मार्केटिंग में क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे भी जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस स्टेप्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। और पार्ट बी है, EPRG फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज 4 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन टूवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, डिस्कस हाउ दिस ओरिएंटेशन लीड टू डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ अ। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट से। पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही आपका यूनिट 2 से ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, स्टेट एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी वांट्स टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स, the company decided to involve another company in the foreign country, state the modes of foreign market entry, also state the factors affecting entry decision। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कि जितने भी हमारे एंट्री मोड्स है सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, briefly discuss the critical factors keeping in mind while selecting the target market in the international marketing। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, दैट इज आपकी फॉरेन मार्केट सिलेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन,
discuss the basis of segmenting international markets, also discuss various international market targeting strategies. तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। और मैंने आपको बताया है कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है। एक वीडियो में मैंने सेगमेंटेशन के बारे में बताया, एक वीडियो में टारगेटिंग और एक में पोजीशनिंग के बारे में, ठीक है। तो उन वीडियोस को ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, डिस्क्राइब इट प्रोसेस। और पार्ट बी है, what are the guidelines to be kept in mind while preparing marketing research report। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में है। जो आपका पहला पार्ट है वो पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 17 से, और दूसरा पार्ट है ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 19 से, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, आपको मैंने हर बार बताया है कि आप कोई भी आईबीओ पढ़िए, उसका जो ब्लॉक 1 होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ये मैंने आपको हमेशा बताया है। लेकिन अगर मैं आईबीओ 2 की बात करूं तो यहाँ पर आपका ऑब्वियस ही बात है ब्लॉक 1 तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ जो आपका ब्लॉक 6 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो ब्लॉक 3 है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि इन तीनों ब्लॉक्स में जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं उनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर आईबीओ का भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, अगर नहीं देखा आपने अभी तक देख लीजिएगा, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इन ब्लॉक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी ब्लॉक से भी ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, लेकिन ये ब्लॉक्स आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, सेकेंड पार्ट बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके सैम्पलिंग मेथड्स हैं सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, और अगर आपको समझना है कि क्या डिफरेंस होता है तो आप इसके लिए वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ए बोल रहा है डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज इट हेल्प टू द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पार्ट बी है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, what are the risks involved in the new product development, explain. And part C है explain the concept of product life cycle and discuss various life cycle stretching strategies। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने में, ठीक है। और ये मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं इसमें 3 पार्ट्स में, आप यही कवर कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पूछा जाए, चाहे इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए पूछा जाए, और चाहे आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूछा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन हर बार पेपर में जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को जरा भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरीके से होता है, सब कुछ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ए है एक्सप्लेन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग एंड डिस्कस द वेरियस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द फर्म, illustrate your answer with examples. And part B है describe the functions and importance of package, what are the special considerations in packaging and labeling in international marketing। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, दैट इज इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ए बोल रहा है डिस्कस विद एग्जांपल्स द प्राइसिंग मेथड एंड प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग
briefly describe the alternative method applied in transfer pricing. And part C है what are price quotation and terms of sale. ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, दैट इज इंटरनेशनल प्राइसिंग. अब यूनिट 9 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं. ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग मेथड की तो ये अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है कि कोई भी प्राइसिंग मेथड के बीच में आपसे डिफरेंस भी पूछ ले. ठीक है, तो उसको उस तरीके से भी जरूर से पढ़ लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें हम ट्रांसफर प्राइसिंग की तो ये अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अगर किसी भी यूनिट में ट्रांसफर प्राइसिंग दिया है तो इस बात की गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भले उसको शॉर्ट नोट से पूछ ले लेकिन आएगा जरूर. ठीक है, और लास्ट अगर बात करूं मैं प्राइस कोटेशन एंड टर्म्स ऑफ सेल की तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किए थे क्या इनको टर्म्स के बारे में, काफी डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है. तो सारे के सारे इनको टर्म्स जितने भी दिए हैं, आपके प्राइस कोटेशन जितने भी दिए हैं, सबको पढ़ लीजिएगा. उसकी वजह ये है कि पेपर में आपके शॉर्ट नोट्स में स्पेसिफिकली पूछ लेता है कि एक्स वर्क्स के बारे में बताइए, एफओबी के बारे में बताइए, एफएस के बारे में बताइए. ठीक है, तो आप जब तक सारे नहीं पढ़े रहेंगे आप वहां पर उसको लिख नहीं पाएंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो काफी डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है, पूरे डायग्राम के साथ समझाया भी है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Compared with products, international marketing of services poses distinctive challenges to marketers. Comment why it is so and discuss the marketing challenges. Also explain the barriers to international marketing of services. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से. ठीक है, यूनिट नंबर 15 है आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्या लग रहा है, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है कि आप सीधे सीधे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस बता दीजिए. क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है और बोला है इस पे कमेंट करिए कि ऐसा क्यों है. तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या बताना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है. तो वहां पर आपको ये चीजें खुद एनालाइज भी करनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा It is advisable for a small exporter to do export business with the help of an overseas agent. Comment and explain the following. तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, advantages offered by an overseas agent to the exporter. Next है steps involved in identifying an agent. और लास्ट बोल रहा है motivating the agent to give his best performance. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से. ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है मैंने कवर भी किया है अपनी वीडियो में. ठीक है, तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. डिस्कस द की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन से. ठीक है, आपकी ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस. ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 12 से, दैट इज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग से. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा Publicity can have either positive impact or negative impact on the company. Justify the statement. ठीक, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है between personal selling and sales promotion, which communication tool will be most effective in promoting sales? Give reason for your answer. आपको सिचुएशन दी है कि एक रेयर पेंटिंग है और एक न्यू ब्रांड टूथपेस्ट है, तो आप कौन से प्रमोटिंग टूल्स को यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में से आप कौन से प्रमोटिंग टूल को यहाँ पर यूज करेंगे, और आपको यहाँ पर दो सिचुएशन दी है. एक बोल रहा है रेयर पेंटिंग. रेयर पेंटिंग मतलब जो जनरली आपको नहीं मिलेगी, मतलब क्या हुआ कि वो एक एंटिक पेंटिंग होगी, एंटिक प्रोडक्ट होगा, है ना. तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है पर्सनल सेलिंग, है ना, क्योंकि आप उसकी खूबी बताएंगे कि ये पेंटिंग हम यहाँ से लाए हैं और ये पेंटिंग बहुत एंटिक है, आपको जनरली मिलेगी नहीं, जल्दी यहाँ मिलेगी नहीं, इसमें अलग तरीके की आर्ट वर्क की गई है एंड ऑल दैट सब.
कुछ, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पर्सनल सेलिंग के थ्रू इस पेंटिंग को आगे सेल करने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर बात करी जाए न्यू ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट की, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक है वो यहाँ पर ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो कंपनीज क्या करती हैं, पहले सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सेल्स पर्सन होता है वो आपसे कहता है कि ये नया प्रोडक्ट आया है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। तो कई बार कंज्यूमर नहीं ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उतने ही रेट पे वो वही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो उन्हें सूट करता है, राइट। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो कस्टमर का फेवरेट प्रोडक्ट होता है उसके साथ एक नए प्रोडक्ट को अटैच करके सेल करती हैं। अब कस्टमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, और जब उस सैंपल प्रोडक्ट को यूज करेगा तब उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंज्यूमर को पता चलेगा, और तब वो फ्यूचर में प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर पर्सनल सेलिंग, और सेकेंड पार्ट में आपका सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूजफुल होगी, ठीक। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आप क्या लगता है। हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग रीजन हो, ठीक है। आपको हो सकता है लग रहा हो कि नहीं, रेड पेंटिंग में सेल्स प्रमोशन हो सकता है, और ब्रांड न्यू टूथपेस्ट अगर सेल करना है तो पर्सनल सेलिंग, ठीक। तो आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आई होप आपको सेशन काफी यूजफुल लगा होगा और इससे आपकी प्रिपरेशन भी और बेहतर हो सकेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और अब आपका सिर्फ एक ही आईबीओ बचता है, दैट इज आईबीओ 3, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।